व्यस्त समय में आपने निकाला और ज्वाइन किया। पंजाब में आप सुबह से हमने बहुत लोगों से बातचीत करी। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा कर रही है कांग्रेस पार्टी। चन्नी साहब ने डेवलपमेंट की बात करी। केजरीवाल साहब की तरफ से जो पार्टी के लोग आए थे उन्होंने कहा साहब कोई काम नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब आपको मिल रही है सर आवाज? न, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। उनको बोलिए दोबारा लगाएंगे। सर आप अगर फोन अपना देख पाते, उसमें ऑडियो आपको मिल रहा है, अगर आप फोन का ऑडियो ले पाते सर। अरे भाई मैंने अपना फोन ऑन कर रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार कहूंगा कि एक बार देखें देखें आप क्या कह रहे हैं। आपको क्या आपको अब आवाज मिल रही है मनीष जी? आपकी आवाज आ रही है पर जो आप कह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। अब आवाज मिल रही है सर? आपको क्लैरिटी है आवाज में? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो अपना अब आवाज आ रही है। अब आवाज मिल रही है सर आपको? अब आवाज मिल रही है सर आपको? हेलो 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 हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको अब? हेलो चेक 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 1 2 3 4। एक बार मैं कहूंगा एक बार कनेक्ट करें टेक्निकल टीम, शायद आवाज नहीं मिल पा रही मनीष जी को। हेलो 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 हेलो, कुछ नहीं यार। मनीष जी आवाज मिल रही है आपको? अब मैं फोन पर बोल रहा हूँ, क्या अब आवाज मिल रही है आपको? कंप्यूटर चेक कर लो, व्हाट्सएप तो नहीं रह गए। ठीक है, कुछ समस्या है, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज है मनीष जी के ऑडियो के साथ, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे मनीष जी से। बाबा देखो पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहेगा वो ये रहेगा कि कौन सी पार्टी पंजाब की जो कृषि क्षेत्र में क्राइसिस है और जिसकी वजह से इतना बड़ा किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चला आपके पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, इसके पीछे जो समस्या है, जो चुनौती है, वो घटती हुई जो प्लॉट साइज है या जो फार्म है उसका घटता हुआ प्लॉट साइज और जो उत्पादन है वो भी कम होता जा रहा है। दूसरा जो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सारे पंजाब से पलायन कर रहे हैं। अगर आप किसी से पूछिए जिसने 12वीं कक्षा पास की है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि किस तरह आईलेट्स का इम्तिहान दिया जाए और आईलेट्स का इम्तिहान देने के बाद किस तरह इस मुल्क से पलायन किया जाए। तो जो सबसे बड़ी समस्या है आने वाले समय में कि पंजाब का जो नौजवान है उसको पंजाब में किस तरह से रोजगार दिया जाए जिससे ये पलायन रोका जा सके। जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि पंजाब में बहुत देर से एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट है। जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है वो डेट टू जीडीपी रेशो इस मुल्क में जो 3-4 प्रदेश हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो ज्यादा है, पंजाब उनमें से है। तो इसलिए पंजाब ये उम्मीद करता है अपने राजनीतिक पार्टियों से, अपनी सियासी पार्टियों से कि जब वो चुनावी वायदे करें उसके साथ साथ ये भी बताएं कि उन वायदों को क्रियान्वित करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। जो चौथा सबसे बड़ी चुनौती है पंजाब के सामने वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, कि किस तरह से आने वाले जो दशक है उसमें ये कनक से और चोने से हटकर जो पैडी और वीट का सिलसिला है उससे हटकर किस तरह से और जो
जो प्रोडक्टिव क्रॉप्स हैं उनको उनका इस्तेमाल किया जाए। और जो पांचवा सबसे बड़ी समस्या है कि पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत वर्षों से गिरता चला जा रहा है। अधिकतर पंजाब अब उस अपना ब्लैक फेज की कैटेगरी में आता है, जहां पे जो पानी का स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो बहुत नीचे चला गया है। तो जो इमोशनल मुद्दे हैं या जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उनसे हटकर जो सही और जो ठोस पंजाब की समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके ऊपर पंजाब के लोग चाहते हैं कि जो उनकी सियासी पार्टियां हैं, जो हुक्मरान हैं, जो सरकार बनाना चाहते हैं, इन मुद्दों के ऊपर उनकी क्या राय है कि पंजाब का जो भविष्य है उसको किस तरह से बेहतर बना सके, और उसके साथ साथ पंजाब को अव्वल नंबर का सूबा कैसे बनाया जा सके, इसके ऊपर लोग जानना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पारी की एक तरीके से शुरुआत कर दी है, बीजेपी से बात भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, नुकसान कांग्रेस को है या कांग्रेस उससे बहुत आगे निकल चुकी है? देखिए, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब में कांग्रेस पार्टी के सिरमौर नेता रहे लगभग 20 साल। 1998 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और अब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। और जरूर उनके जाने से क्षति तो होगी, पर जमहूरियत में जो जनता है वो भगवान का रूप होती है। जो जनता फैसला करती है वो सबको मंजूर रहता है। पर इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब के बनने के बाद पंजाब में एक नया रक्त संचार हुआ है। कांग्रेस का जो काडर है, रैंक एंड फाइल है, वर्कर है, उसमें उत्साह है। और कुछ जो फैसले सरकार ने किए हैं पिछले 2-3 महीनों में, उससे कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। पर जो पंजाब की पृष्ठभूमि है विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें अकाली दल जिसका बसपा से तालमेल है, आम आदमी पार्टी, भाजपा का, और कैप्टन साहब, क्योंकि आपने कहा कि कैप्टन साहब के जाने का नुकसान है। अभी थोड़ी देर पहले हरीश चौधरी साहब थे, कई और मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा साहब कैप्टन साहब तो बीजेपी के लिए पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, कोविड था इसलिए नहीं हटाया, वरना पहले ही हटा देते। देखिए, मैं जिस सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा था, वो जवाब ये था क्योंकि पंजाब में विधानसभा में 4 या 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट रहेगा, तो जो हार जीत का फैसला है वो बहुत ही कम वोटों पे होगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मार्जिन्स बहुत बड़े रहेंगे। ऐसे 4 या 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सदा से जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो जो विक्ट्री और डिफीट मार्जिन्स हैं वो बहुत छोटे रहते हैं। आपने अगला सवाल क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर आए, मिनिस्टर्स आए, इंचार्ज आए, उन्होंने कहा कैप्टन साहब तो पिछले 2.5 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है, ये उनकी राय हो सकती है, और मैंने उनकी राय सुनी नहीं। पर जहां तक मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है, देखिए पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब के बाहर भी बसते हैं। तो चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, वहाँ के का जो हाव भाव है, राजनीति का ढंग है, उससे भी पंजाब बहुत प्रभावित रहता है। और इसलिए मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि पंजाब में पर्सनैलिटीज का चुनाव नहीं होगा, पंजाब में मुद्दों का चुनाव होगा। और जो पंजाब के लोग हैं वो ये जानना चाहेंगे कि जो चुनौतियां हैं प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के लिए अगले 60 महीने जो सियासी पार्टियां हैं वो क्या करने जा रही हैं। ठीक है मनीष जी, किताब कुछ ही दिन पहले आई और उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी खूब है, और लोगों ने कहा साहब आप मिनिस्टर थे, आईएनबी मिनिस्टर थे,
कैबिनेट मीटिंग्स में आप जाते थे, ब्रीफिंग आप करते थे, आपने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया कि एक कड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए? टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं सर। नहीं, दोबारा से आप मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा से कहिए। जो किताब है और जो अंश है और जो आपने कहा कि एक वक्त था जब कड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए था। आप खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप खुद पार्टी ब्रीफिंग्स में जाते थे, आप खुद पीआईबी ब्रीफिंग्स करते थे, कैबिनेट की मीटिंग्स में आप खुद मौजूद रहते थे। टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आज ही आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक कड़ा एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ? देखिए, मेरे को आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है, पर जहां तक मैं थोड़ा बहुत समझ सका हूं, मेरे ख्याल आप मेरी किताब का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि अगर आपने किताब ना पढ़ी हो तो उसको एक बारी पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि भारत के पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बगैर पढ़े ही लोग कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं, और एक बहुत बड़ा क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उस किताब में जो मीडिया का रोल रहा था 26/11 के दौरान, उसके बारे में भी बहुत कड़ी आलोचना मैंने की है, क्योंकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री रहा हूं। पर मैं आपका सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, कारगिल का जब की लड़ाई हुई 1999 में, और भारत जब कारगिल की लड़ाई जीतता है, उसके बाद पाकिस्तान अपना जो प्रॉक्सी वॉर है भारत के खिलाफ, उसको और तीव्र कर देता है। IC-814 का अपहरण होता है 24 दिसंबर 1999 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के ऊपर हमला होता है, उसके बाद भारत की संसद के ऊपर हमला होता है, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ये ऐलान करते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी। ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया जाता है 1971 के बाद। वो सबसे बड़ा इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन था, और उस मोबिलाइजेशन के दौरान में मई 2002 में कालूचक में जो आर्मी बेस है जहां परिवार रहते थे, उनके ऊपर हमला होता है, और ऑपरेशन पराक्रम किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता। उसके बाद मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स होती हैं, भारत के अन्य शहरों में बम विस्फोट होते हैं। तो जब तक 26/11 आता है तो 8 वर्ष तक भारत निरंतर और लगातार ये प्रॉक्सी वॉर और बहुत ही ब्रूटल प्रॉक्सी वॉर झेलता रहा है। और फिर 26/11 के हमले में 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनका सिर्फ एक ही गलती थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पे थे। और इसलिए मैंने जब वो हमला चल रहा था बतौर कांग्रेस प्रवक्ता 28 नवंबर को कांग्रेस के मंच से एक सवाल के जवाब में ये कहा था that we should explore kinetic options क्वे पाकिस्तान। और मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो, जिसके दौरान जब जनरल कपिल विज जो सेकंड स्ट्राइक फोर्स के कमांडर थे, उनका तबादला कर दिया जाता है कथाकथित अमरीकी दबाव के नीचे, या उसके बाद जब उरी में सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं या बालाकोट में बॉम्बिंग होती है, ये सारा अगर आप वाकया एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की डीप स्टेट के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो उस चैप्टर का सार ये है कि 1980 से लेकर 2016 तक जितनी सरकारें रही, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बरता, जो एक डॉक्ट्रिन था हमारा। उसके बाद 2016 उरी की स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार ने एक टैक्टिकल एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई, पर उरी के बाद 2 साल बाद पुलवामा हो जाता है, और पुलवामा की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद लेता है, और उसके बाद ये जो बालाकोट में कार्रवाई होती है। तो एक ये बहुत एग्जिस्टेंशियल डायलेमा है हमारे पॉलिसी मेकर्स का कि क्या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कन्वेंशनल फोर्स इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर कन्वेंशनल फोर्स इस्तेमाल किया जाता है तो उसको किस तरह से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो दक्षिण एशिया है उसमें एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट है। तो इसलिए इस संदर्भ और इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई थी। मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा
कि इस किताब को पूरी तरह से आप संज्ञान में ले, तो जो मेरे कहने का तात्पर्य है वो शायद आप बेहतर समझ पाए। बिल्कुल, मैं किताब लूंगा सर, बात करूंगा। दो क्वेश्चन एक साथ पूछता हूं सर आपसे, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, आपको भी पार्लियामेंट जाना है। पहला, G23 का भविष्य आगे कैसे देखते हैं आप? और दूसरा, यूपीए का अस्तित्व नहीं है, ये ममता बनर्जी बोल रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस न्यूनतम पर चली जाएगी। कई अलायंस पार्टनर आ नहीं रहे हैं, दोनों चीज एक साथ चल रही है। देखिए, जहां तक G23 का सवाल है, G23 की संज्ञा तो मीडिया ने दे रखी है। हम कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ कांग्रेस पार्टी में आत्मचिंतन हो, कुछ विश्लेषण हो कि हम लोग इस परिस्थिति में क्यों हैं और 2024 की तैयारी कैसे करनी है, और उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की थी, और वो सारी बात सार्वजनिक है। तो इसलिए ना तो वो नेतृत्व के खिलाफ किसी तरह का विद्रोह था, और ना ही किसी के नेतृत्व के ऊपर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह उठाया था। पर हाँ, जो वास्तविक परिस्थिति है और उस वास्तविक परिस्थिति की तरफ हम लोगों ने ध्यान आकर्षण किया था। कहाँ तक रही विपक्षी एकता या यूपीए की बात, मैं निरंतर और लगातार ये कहता रहा हूं, और ये मेरा मानना रहा है कि जैसे पंजाब विधानसभा के चुनाव में लोग एक ऑल्टरनेटिव विजन या अपनी राजनीतिक पार्टियों से ये जानने की चेष्टा रखते हैं कि वो पार्टियां हमारे लिए क्या करने वाली हैं, उसी तरह से ये मुल्क जो विपक्ष है उससे उम्मीद रखता है कि पर्सनैलिटी से ऊपर उठकर एक पॉलिसी प्रोग्राम उस विपक्ष का क्या रहेगा, उसके बारे में लोगों के मन में जिज्ञासा है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि बगैर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, एक अग्रीड प्रोग्राम के, ये जो विपक्षी एकता है ये हो नहीं पाएगी। और इसलिए जो सारे लोग प्रयास कर रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, मेरा उनसे नम्र निवेदन है, और मैं ये बात कहता आ रहा हूं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि एक प्रोग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारी एनडीए बनाम भाजपा के सामने ऑल्टरनेटिव विजन क्या है। बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी हमारे साथ थे, और बेबाकी से उन्होंने राय रखी, चाहे वो किताब की बात हो, यूपीए की बात हो, विपक्ष की बात हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हो, या फिर पंजाब के मुद्दों की। मंच जारी।